सभी को नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और देखो, मैं आपको बता दूं कि हमारा टॉपिक चल रहा था चक्रवात, जिसमें हमने बताया था आपको चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। एक तो ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट। तो दोस्तों, कल हमने पिछली लास्ट क्लास में हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन को देख लिया था। आज हम बात करेंगे सब ट्रॉपिकल साइक्लोन की, सही ना। आज हम बात करेंगे सब ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी कि उपोष्ण चक्रवात। कल हमने बात की थी उष्ण चक्रवात की दोस्तों, आज हम बात करेंगे उपोष्ण चक्रवात। तो देखो ये कैसे बनते हैं। ये हमारी, मान लेते हैं ये है हमारी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ठीक ना। और ये है दोस्तों हमारी उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ठीक ना। और ये है दोस्तों उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ये है दोस्तों उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है। तो देखो क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था उच्च वायुदाब से, है ना, हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ पवनें चलती हैं। से तो पवनें चलनी चाहिए सीधी इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से जानी चाहिए यहाँ पर। लेकिन फेरल के नियम के अनुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलती हैं, सही है। तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी तो दोस्तों ये कैसे आएंगी, इस प्रकार से, ये लगभग इस प्रकार से ये आनी शुरू हो जाएंगी उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ, है ना। और यहाँ से इस प्रकार से ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसी बनेगा ना, तो इस प्रकार से ये आनी शुरू हो जाएंगी। अब देखो क्या होता है दोस्तों, इसमें जब ये यहाँ पर आती हैं तो देखो ये तो होती हैं ठंडी, ये वाली तो होती हैं अपेक्षाकृत ठंडी वायु, है ना। और ये होती है दोस्तों गर्म वायु, इनकी अपेक्षा ये गर्म होती हैं। तो दोस्तों जहाँ पर ये मिलती हैं, है ना, उपोष्ण उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी में जहाँ पर ये मिलती हैं, तो इनको ये मिल नहीं पाती हैं। तो देखो क्या होता है दोस्तों, ये इस प्रकार से आ रही हैं, है ना, इस प्रकार से और इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये मिल नहीं पाती हैं, है ना। तो ये एक वाताग्र का निर्माण हो जाता है, ये, है ना, ये एक वाताग्र का निर्माण हो जाता है। तो अब धीरे धीरे दोस्तों क्या होता है कि ये वायु नीचे की तरफ जाएगी, क्योंकि ये ठंडी वायु है, ठंडी वायु गर्म होती है, वो भारी होती है, और ये गर्म वायु है, ये हल्की होती है। तो ये इसको नीचे की तरफ धकेलेगी और ये ऊपर चली जाएगी इस प्रकार से, और ये चक्रवात का रूप धारण कर लेगी, सही है। तो देखो यहाँ हमने समझने की कोशिश की है, अब हम कुछ इसमें लिख लेते हैं और बातें जो हैं क्या लिखेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसमें ये चक्रवात, ये का मतलब दोस्तों उपोष्ण चक्रवात, सब ट्रॉपिकल साइक्लोन या टेम्परेट, ये चक्रवात स्थल तथा सागर, है ना, स्थल तथा सागर यानी पानी दोनों में बनते हैं, है ना। ये स्थल पर भी बन सकते हैं दोस्तों, और ये सागर में भी, महासागर में, सागर में भी बन सकते हैं, सही है ना। और आगे लिखेंगे इनका निर्माण, इनका निर्माण सामान्यता इनका निर्माण सामान्यतः 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य है ना, अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में होता है, दोनों गोलार्धों में होता है ना।
और आगे देखते हैं, ये चक्रवात उष्ण चक्रवातों की अपेक्षा, उष्ण चक्रवातों की अपेक्षा कम प्रभावी होते हैं, यानी कि इनका प्रभाव कम होता है। जैसे वो दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं तो ये कम प्रभावी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, ये कम नुकसान करते हैं, सही है ना। और आगे है इसमें जे बर्कनीज, सही ना, जे बर्कनीज तथा जैकब, जे बर्कनीज तथा जैकब ने इनकी 6 अवस्थाएं बताई हैं, 6 अवस्थाएं बताई हैं, सही ना, 6 अवस्थाएं बताई हैं। और दोस्तों ये दोनों जे बर्कनीज और जैकब, सही ना, ये दोनों देखो कौन थे, स्वीडिश मौसम वैज्ञानिक थे, ये दोनों स्वीडिश मौसम वैज्ञानिक थे, कहाँ के, स्वीडन के मौसम वैज्ञानिक थे। और इन्होंने ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत में ये बात बताई है, ठीक ना। इन्होंने दोस्तों जैकब और जे बर्कनीज ने ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने उपोष्ण चक्रवातों को 6 अवस्थाओं में बांटा था, और ये स्वीडन के रहने वाले थे, मौसम वैज्ञानिक थे, सही ना। आप लोग इसको नोट करें और आगे बात करते हैं। और दोस्तों देखो इसमें आगे क्या है, ये चक्रवात आकार में कैसे होते हैं, अंडाकार, सही ना। तो लिख लेंगे, ये चक्रवात अंडाकार होते हैं। दोस्तों इनका लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है अनुपात वाला, 1:2 होता है, सही ना। और इनका व्यास, इनका व्यास 500 से 600 किलोमीटर तक होता है, किलोमीटर होता है। और इनके आगमन से पहले, इनके आगमन से पहले आकाश में, इनके आगमन से पहले आकाश में पक्षाभ मेघों की या बादलों की, से ना, पक्षाभ मेघों की दूधिया चादर, दूधिया चादर फैल जाती है, दूधिया चादर फैल जाती है, सही ना। मतलब इसका दोस्तों यह है, जब ये आते हैं तो इनके आने से कुछ समय पहले आकाश में पक्षाभ मेघों की एक दूधिया सी चादर फैल जाती है, सही ना। मान लेते हैं कि जब पक्षाभ मेघों की दूधिया सी चादर फैलती है तो शीतोष्ण चक्रवात आने वाला है, सही है। और देखो आगे क्या है इसमें, सूर्य अधिक नीला दिखाई देने लगता है, अधिक नीला दिखाई देने लगता है। और चंद्रमा के चारों तरफ, चंद्रमा के चारों तरफ आभा मंडल बन जाता है, या हेलो बन जाता है। और इनके आते ही, जैसे ये आते हैं ना दोस्तों, इनके
आते ही तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है। जब तापमान बढ़ेगा तो वायु दाब कम हो जाता है, कम हो जाता है। सही है ना। तो दोस्तों इसको आप लोग नोट करें और बात करते हैं आगे। और देखो दोस्तों इसमें क्या होता है, लगभग 24 घंटे तक मंद बौछारें पड़ती हैं, 24 घंटे तक मंद बौछारें पड़ती हैं, है ना। तथा इसके पश्चात, इसके पश्चात देखो क्या होता है फिर, तथा इसके पश्चात से ना क्या होता है, उष्ण वाताग्र आने से, उष्ण वाताग्र आने से मेघों का आवरण, यानी कि बादलों का आवरण हल्का हो जाता है, हल्का हो जाता है। देखो मतलब यह है दोस्तों, जब उष्ण वाताग्र आ जाता है 24 घंटे तक मंद बौछारें पड़ती हैं, उसके बाद क्या होता है, उष्ण वाताग्र आता है, उसके आने से आसमान में जो बादल होते हैं वो कम होने लगते हैं, ऐसे ही ना। और इसके बाद में दोस्तों शीत ऋतु में, इसके बाद देखो शीत ऋतु में क्या होता है दोस्तों, शीत ऋतु में कपासी वर्षा मेघ, कपासी वर्षा बादल या मेघ छा जाते हैं, सही ना। उष्ण वाताग्र के आने पर क्या होता है, मेघों का आवरण हल्का हो जाता है, किंतु शीत ऋतु में क्या होता है, कपासी बादल छा जाते हैं और वर्षा होने लगती है, वर्षा होने लगती है। वर्षा चमक, बिजली की जो चमक होती है, कड़क जो बिजली बोलती है, तथा ओलों के साथ होती है, ओलों के साथ होती है। ठीक है ना। तो वर्षा कैसे होती है दोस्तों, ओलों के साथ में होती है। ये था हमारा उपोष्ण चक्रवात, है ना। अब देखो हम बात करते हैं इसके वितरण की, सही ना। अब देख लेते हैं इसका वितरण, सही है, आप लोग इसको नोट करें। अब दोस्तों देखो बात करेंगे इसके प्रमुख क्षेत्रों की, है ना, कहाँ कहाँ ये आते हैं। तो प्रमुख क्षेत्र, तो देखो इसमें सबसे पहला कौन सा होता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में दोस्तों शीतोष्ण चक्रवात आते हैं। और दूसरा भूमध्य सागर में आते हैं, भूमध्य सागर में आते हैं। तीसरा उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर। और दोस्तों चौथा है इसका क्षेत्र चीन सागर। दोस्तों ये इसके 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर शीतोष्ण चक्रवात ज्यादातर आते हैं। सबसे ज्यादा शीतोष्ण चक्रवात दोस्तों भूमध्य सागर में आते हैं, ठीक है ना, भूमध्य सागर में आते हैं। तो ये हमारा चक्रवात का टॉपिक पूरा हुआ। कल की क्लास में, आने वाली क्लास में हम दोस्तों प्रति चक्रवात यानी कि एंटी साइक्लोन को भी देख लेंगे, सही है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, एक बात बता दूं कि हमने अपने चैनल का नाम चेंज किया है, यूथ की जगह अरहा किया है, सही है ना। तो आप लोगों से निवेदन दोस्तों इसी चैनल पर बने रहें और ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब लोगों को बता दें अरहा के नाम से। अगर सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा, सही है। केवल इसीलिए नाम चेंज किया है क्योंकि सर्च करने पर आ नहीं रहा था, है ना। तो आप लोग इससे बेफिक्र रहें, चैनल वही है,
सिर्फ नाम यूथ की जगह अरहा हुआ है। आप लोगों से निवेदन है, अपने दोस्तों को शेयर कर दें चैनल को, क्लास को, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और डिस्क्रिप्शन में मैंने दोस्तों अपनी टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, उसको भी ज्वाइन कर लें, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। सही है, तो दोस्तों आज के लिए इतने रखते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे एंटी साइक्लोन के साथ। सही है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।